हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयनिक स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हमने NaCl और सीजियम क्लोराइड की आयनिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर और जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर। जिंक के देखो और होते हैं, एक तो जिंक ब्लेंड और एक होता है जिंक वुडजाइट। इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, बाकी फॉर्मूला देखो जिंक वुडजाइट का क्या मिलेगा, ZnS। जिंक वुडजाइट का क्या होता है, ZnS, और इसका भी क्या होगा, ZnS। IIT और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, अब देखो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को स्फेलेराइट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। स्फेलेराइट स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं? स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। अब देखो स्फेलेराइट स्ट्रक्चर के नाम से आ जाए तो भी अब किसके बारे में बताना है अपने को, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो Zn2 पॉजिटिव और एक क्या होता है, S2 नेगेटिव। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो लार्ज आयन होगा वो तो क्या करेगा, पैकिंग फॉर्म करेगा, और जो स्मॉलर आयन होगा वो वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो इस वीडियो में देखो, पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, इसमें अपने ZnS, तो यहाँ अपने पास लार्जर आयन क्या है, S2 नेगेटिव। तो S2 नेगेटिव क्या करेगा, FCC पैकिंग फॉर्म करेगा, और Zn2 पॉजिटिव हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, या फिर इसको बोल सकते हो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, कोई भी क्यूब है, कोई भी बॉडी है, उस बॉडी के मतलब कोई भी अपने पास क्यूब है, उसके बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब इस पूरी क्यूब के अंदर कितने डायगोनल बन सकते हैं, 4 डायगोनल बन सकते हैं। एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 4 पे कितने हो गए, 8 हो गए। तो मैंने क्या लिख रखा है कि Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को और हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। तो हाफ टेट्राहेड्रल देखो टोटल कितने होंगे एक क्यूब के अंदर, 8, और कितने ऑक्यूपाई करेंगे, सिर्फ 4। तो यहाँ से देखो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, कोऑर्डिनेशन रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला बताया था शॉर्ट में। चार्ज रेशियो जो होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर के इज इक्वल टू होगा। तो Zn पे देखो 2 पॉजिटिव चार्ज, S2 नेगेटिव पे भी क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज, दोनों पे चार्ज क्या है, 2:2। तो देखो अब यहाँ Zn2 पॉजिटिव जो था, ये Zn2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। तो यहाँ से अब क्या बता सकते हैं, देखो Zn के कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इनका चार्ज रेशियो भी क्या है, सेम है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो भी क्या होगा, 4। तो यहाँ Zn2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, और यहाँ से क्या बता सकते हो, S2 नेगेटिव का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 बता सकते हो ये। उसके बाद देखो नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयंस, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कोई भी FCC पैकिंग है तो उसके अंदर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ से क्या हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसके आयन कितने हो गए, Zn2 पॉजिटिव के आयंस हो गए 4। उसके बाद नंबर ऑफ S2 नेगेटिव आयंस, नंबर ऑफ S2 नेगेटिव आयंस, देखो FCC के अंदर S2 नेगेटिव कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, एक तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और दूसरा होगा फेस सेंटर पे। तो अब यहाँ से देखो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 8 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1/8 × 8 + 6 × हाफ। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, S2 नेगेटिव का भी जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो कितने आएंगे, 4। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या बनेगा, Zn4S4। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला यूनिट क्या आ गई, 4। इसको ऐसे लिख सकते हैं ZnS4। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, एक ZnS जो जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितनी फॉर्मूला यूनिट है ZnS की, 4 यूनिट है। तो ये तो था जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, या फिर इसी को बोलेंगे स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड को क्या बोल सकते हो, स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए स्फेलेराइट स्ट्रक्चर क्या होती है, तो जिंक ब्लेंड को ही स्फेलेराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला क्या है, दोनों का सेम, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, ZnS। तो यहाँ देखो S2 नेगेटिव आयंस, अब जो पैकिंग बना रहा है इसमें, तो जिंक वुडजाइट में जो पैकिंग बना रहा था वो पैकिंग बना रहा था
FCC या फिर CCP, इसके अंदर जो पैकिंग फॉर्म करेगा H2 नेगेटिव वो क्या करेगा HCP पैकिंग फॉर्म करेगा। तो यहाँ Zn2 प्लस आयंस यहाँ भी क्या करेगा हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। अब ये हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो यहाँ से नंबर ऑफ Zn2 प्लस आयन कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एक HCP यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 12। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6, सॉरी जो HCP के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ रैंक ऑफ यूनिट सेल किसकी HCP की वो होती है 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे देखो नंबर ऑफ एटम 6 हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं ट्वाइस होते हैं नंबर ऑफ एटम के, तो कितने हो गए 12। तो लेकिन इसने क्या कह रखा है कि Zn2 पॉजिटिव आयंस इस स्ट्रक्चर के अंदर हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। तो Zn2 पॉजिटिव आयंस कितने हो जाएंगे 6, क्योंकि टोटल कितने हैं 12, तो क्या करेंगे हाफ क्या होगा 6 होगा। नंबर ऑफ H2 नेगेटिव आयंस, अब देखो H2 नेगेटिव आयंस क्या कर रहे हैं HCP पैकिंग बना रहे हैं। HCP की रैंक ऑफ यूनिट सेल क्या होती है 6, मतलब एक HCP की यूनिट सेल के अंदर 6 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो H2 नेगेटिव के क्या होंगे 6 एटम पर आयन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा Zn6s6। तो यहाँ से इसको ये लिख सकते हैं Zns6। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो मैंने बताया था चार्ज रेशियो इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से चार्ज रेशियो क्या है इनका, चार्ज रेशियो है 2:2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से फिर से क्या है Zn2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 4। तो यहाँ से इनका रेशियो भी क्या आ गया 4:4। तो देखो सिर्फ जो फर्क है डिफरेंस है जिंक ब्लेंड और जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर के अंदर वो सिर्फ डिफरेंस किसका है पैकिंग का। इसमें H2 नेगेटिव आयंस FCC पैकिंग फॉर्म करता है, इसके अंदर HCP पैकिंग फॉर्म करता है। ये हो गया। अब इसको क्या बोल सकते हो 4:4 टाइप स्ट्रक्चर, इसको भी क्या बोल सकते हो 4:4 टाइप स्ट्रक्चर। तो यहाँ से अब तुम्हारे से कोई पूछे नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट जिंक वुडजाइट के अंदर जो Zns है उसकी कितनी फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट है, तो कितनी प्रेजेंट होंगी 6। तो यहाँ से Z की वैल्यू क्या ले सकते हो तुम जिंक वुडजाइट के लिए, जिंक वुडजाइट के लिए Z की वैल्यू आएगी 6। जब देखो इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है Z नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ, अब कोई भी अपने पास यूनिट सेल है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वहाँ अपने को जो जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर अगर दे रखे है तो Z की वैल्यू पुट करनी है 6, अगर जिंक ब्लेंड दे रखा है तो Z की वैल्यू पुट करनी है 4। जब भी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो उनमें यही, या फिर कोई न्यूमेरिकल आ जाए जिंक वुडजाइट के लिए या जिंक ब्लेंड के लिए, तो नंबर ऑफ एटम्स इसमें 4 होते हैं, मतलब फॉर्मूला यूनिट भी हमने डिस्कस की थी जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एंड जिंक वुडजाइट स्ट्रक्चर। अब हम इसमें देखो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायमंड की स्ट्रक्चर। अब देखो डायमंड की स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है, डायमंड की स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, या फिर उसको बोल सकते हो स्फेलेराइट स्ट्रक्चर। जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होती है वैसे ही इज सेम दैट ऑफ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जो डायमंड की स्ट्रक्चर होती है वो किससे रिजेंबल करती है, या फिर ये कह सकते हो जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होती है उसके सेम होती है। देखो कार्बन एटम ही क्या करेगा FCC पैकिंग फॉर्म करेगा, कार्बन एटम FCC या फिर CCP पैकिंग फॉर्म करेगा, और कार्बन ही क्या करेगा हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेगा। तो हमने देखो अभी बताया था कि जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं वो हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट होते हैं। अब एक क्यूब के अंदर 4 डायगोनल होते हैं तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं, लेकिन अपने को क्या है कार्बन हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो टोटल तो कितने हैं 8, लेकिन 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो FCC के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं टोटल 8 होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ भी कितने आएंगे 4, तो 4 + 4, तो टोटल कार्बन एटम एक डायमंड की एक यूनिट सेल के अंदर 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही पूछ ले तुम्हारे से एक नंबर में
डायमंड की एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। या फिर पूछे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर पूछ ले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो वो भी क्या होते हैं, 8। अब देखो इसी में तुम्हारे से कैलकुलेट करवा सकता है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन डायमंड का। तो डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन देखो एक यूनिट सेल के लिए निकालेंगे, तो अपने पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड, जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ एटम, नीचे अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यही तो फॉर्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन का। अब देखो ये बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल की लेंथ, ये मैंने बॉडी डायगोनल बना रखा है, इस पूरे बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √3a। अब देखो ये जो अपने पास ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। अब इन दो कार्बन एटम्स की देखो यहाँ भी कार्बन एटम मिलेगा क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल फॉर्म होगी, तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर कार्बन एटम्स देखो कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होगा और फेस सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है कार्बन कार्बन एटम के बीच की, वो सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखो ये भी कार्बन एटम है, ये भी है और ये भी, तो यहाँ जब चेक करोगे कैलकुलेट करोगे तो सबसे जो अपने पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगी कार्बन कार्बन एटम के बीच की, वो आएगी इस कॉर्नर वाले और ये बॉडी डायगोनल पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट है इसकी। तो देखो ये पूरा √3 है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा यहाँ तक, √3a/2, और ये अपने पास हाफ से भी क्या है, हाफ, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, √3a/4। अब यहाँ से ये तो अपने पास क्या आ गई, क्लोजेस्ट डिस्टेंस आ गई। अब मैं देखो यहाँ से क्या लिखूंगा, इसकी एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों एटम क्या करेंगे, टच करेंगे। देखो ये, तो ये टोटल लेंथ तो अपने पास क्या हो गई, a, और देखो ये किसके इज इक्वल टू है, r इसकी और r इसकी रेडियस, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2r। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, z इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 8, एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, या मैंने लिखा रेडियस ऑफ कैटाइन। अब देखो रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ कार्बन, ये c किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को, तो यहाँ से 2r की पावर क्या होगी, क्यूब। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे अपने पास क्या आएगी, पैकिंग फ्रैक्शन जो आएगा वो आएगा 0.34, या फिर परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस, अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 34%। अब देखो इसमें जो अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो तुम्हारे से क्या पूछेगा, पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा डायमंड का, या फिर पूछेगा एक डायमंड की यूनिट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं 8। और इस तरीके से डायमंड की स्ट्रक्चर होती है, कॉर्नर और फेस सेंटर पे भी कार्बन एटम होता है, और बॉडी डायगोनल, तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं क्यूब के अंदर, तो एक बॉडी डायगोनल पे एक कार्बन एटम प्रेजेंट मिलेगा। और ये स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर से।